अमर भाई ने जो स्ट्रैटेजी बताई काफ़ी कन्विंसिंग, काफ़ी इफेक्टिव है और इसकी तो काफ़ी अच्छी प्रूफ है क्योंकि इनके काफ़ी अच्छी रैंक आ चुकी है। जो बोर्ड में अच्छी पढ़ाई करी है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना ध्यान नहीं दिया। एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होता है, तो वो आप बस उसमें फार्मूले में वैल्यूज डालो, आपको रिजल्ट मिल जाए। हेलो, वेलकम टू योर इंजीनियर ब्रो। आई एम उत्सव। आज हम आ गए हैं IIT खड़गपुर WBJEE के रैंक 32 अचीव करने वाले से उनकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी जानने के लिए, जिनकी हेल्प से उन्होंने ये रैंक अचीव करा। WBJEE से मिलने वाले इंडिया के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जादवपुर यूनिवर्सिटी उन्हें मिल रही थी, बट JEE एडवांस में भी बहुत ही अच्छी रैंक होने की वजह से उन्होंने IIT खड़गपुर को ऑप्ट करा। और इतना ही नहीं, इन्होंने KVPY, INCHO, INPHO क्वालिफाइड किए हैं। IMO में स्टेट रैंक 4 और JEE मेंस में 99.8 परसेंटाइल लाए। तो चलिए चलते हैं अमन के पास और जानते हैं उनकी स्ट्रैटेजी उनसे ही। इस साल WBJEE 28 अप्रैल को है, तो जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे पिछले 2 साल से, तो उनके लिए ऑलमोस्ट एक सप्ताह बचा हुआ है। तो कुछ लास्ट मोमेंट टिप दे दीजिए जिनसे कि उनकी एक अच्छी रैंक आ जाए और एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाए WBJEE के थ्रू। श्योर। मेरा ऐसा मानना है कि सभी स्टूडेंट्स तो एक होते नहीं हैं, तो कोई एक मैं ऐसी कॉमन स्ट्रैटेजी बता दूं और सभी फॉलो कर ले, सबकी अच्छी नंबर आ जाए, तो ऐसा भी होने वाला नहीं है। और अभी तो बस लास्ट फ्यू डेज की बात है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं सभी स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ और मैं उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज बताता हूँ कि कौन से कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट क्या अभी स्ट्रैटेजी फॉलो थी। वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में उनको प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से डिवाइड कर रहा हूँ। जो फर्स्ट कैटेगरी होगी वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, JEE मेन, JEE एडवांस, और वो अपने परफॉर्मेंस से काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। उनके टेस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं। अभी हाल ही में JEE मेन हुआ है, जनवरी वाला JEE मेन में उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए होंगे और वो मतलब काफ़ी अच्छे बैच में भी है। लाइक एक बैकअप के लिए वो एग्जाम दे रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने WebG का फॉर्म बस एक बैकअप के लिए भर रखा है कि अगर इन केस कुछ हो जाता है अनवांटेड, JEE एडवांस में अच्छे नंबर नहीं आए और WebG में काफ़ी अच्छे रैंक आए, तो उससे भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी एक काफ़ी टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया है, तो वो उन्हें मिल जाए, तो एक अच्छा सोच है ये। तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। जो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो है कि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट वो अपने परफॉर्मेंस से उतने सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन उनके JEE में उतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं और वो भी WebG पे प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं कि उससे वहाँ पे अच्छी रैंक लाया जाए, अच्छे मार्क्स लाया जाए। और जो थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है कि वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और वो बस बोर्ड्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और उनके साथ मैं कुछ वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स भी जोड़ना चाहूँगा जो ऐसा है कि बस फॉर द सेक ऑफ स्टडी, हाँ उन्होंने एडमिशन ले रखा है, 12th में उन्होंने फॉर्म भी भर रखा है, बट उतना ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई में। वो घर से प्रेशर है कि बेटा को इंजीनियरिंग करवाना है तो कोई कॉलेज मिल जाए। हाँ, बहुत ऐसे होते हैं, लाइक उनको मन नहीं है पढ़ाई में, बट होते हैं ऐसे। ये नहीं तुम बोल सकता कि सारे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले ही होते हैं, बट उनका है कि लास्ट मोमेंट्स पे कुछ ऐसा कर ले ताकि कुछ नंबर स्कोर किया जा सके और स्कोप बन सके कि उन्हें कोई कॉलेज मिल जाए, ठीक है। आई थिंक सबसे लास्ट वाली जो है कैटेगरी, जिन्होंने कुछ तैयारी नहीं करी अपनी, बस फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग वो पढ़ रहे थे, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। उनके लिए सबसे पहले बता दीजिए। तो उनके लिए ऐसा क्या है कि सबसे पहले तो आप क्या करो कि आप पहले एग्ज़ाम से फेमिलियर हो जाओ, उसका पैटर्न देख लो कि उसमें एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 2 शिफ्ट होता है। एक पेपर जो होता है वो प्योरली मैथ का होता है और दूसरा पेपर जो होता है वो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का होता है। मतलब सेम डे में 2 शिफ्ट में पेपर? हाँ एग्जैक्टली, सेम डे में 2 शिफ्ट में पेपर होता है, ठीक है। तो ये वो जान लेंगे। प्लस 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दोनों पेपर के अंदर, जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सिंगल करेक्ट होता है, MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट। तो सेकंड कैटेगरी और वो 1 नंबर के होते हैं। जो दूसरा कैटेगरी है वो भी मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट होते हैं, लेकिन वो 2 नंबर के पेपर होता है, 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है वो मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल करेक्ट होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं और वो भी 2 नंबर के होते हैं, बट तीनों में डिफरेंस है क्योंकि निगेटिव मार्किंग में। जो पहला कैटेगरी था जो इसमें 1 नंबर मिलता है उसमें निगेटिव मार्किंग है -0.25। जो सेकंड कैटेगरी है उसमें निगेटिव मार्किंग है आपका -0.5 और जो थर्ड कैटेगरी उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है एज पर माई करंट नॉलेज, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो आप पहले एग्जाम के पैटर्न से आप फेमिलियर हो गए। दूसरा आप क्या कीजिए कि आप पिछले साल का पिछले साल का तो काफ़ी सारे अब तो कोचिंग्स भी बाहर कर देते हैं क्या भी क्वेश्चन है प्रीवियस पिछले साल का पेपर उठाइए, आप देखिए पेपर, उससे आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये इस चैप्टर के हैं या फिर ये मुझसे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी लेवल की है नहीं, ऐसा नहीं कि आपने सारे चैप्टर्स कर रखे हैं, तो आपने हो सकता है आपने कुछ चैप्टर्स कर रखे हो, तो आपको बस काम क्या करना है कि वो चैप्टर्स के क्वेश्चन ढूंढने हैं, पहचानने हैं, देखना है कि वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं मेरे से, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो सॉल्व हो रहा है, दिख रहा है कि हाँ ये हो सकता है, तो आप
क्या करो कि आप उन्हीं चैप्टर पे थोड़ी अपनी पकड़ बना लो। वो क्या करो, आजकल यूट्यूब पे तो वन शॉट आ ही जाते हैं, तो आप वो वन शॉट देख लो और फॉर्मूले देख लो, सॉल्व एग्जाम्पल्स देख लो। आपको डिटेल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप ऊपर से फॉर्मूले देखो, सॉल्व एग्जाम्पल्स देखो, क्योंकि बहुत बार होता है वेब जी के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड होता है, तो वो आप बस उसमें फॉर्मूले में वैल्यूज डालो, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आपकी लक अच्छी हुई तो वैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपने चैप्टर को प्रिपेयर कर रखा है जो आपको लग रहा है कि हाँ मेरे रीच में, तब काफी मतलब उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये दूसरा आपको है कि कुछ भी नया नहीं कर रहा है, ये सबके लिए लागू होता है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं कर रहा। हाँ, नया आप एक चीज़ कर सकते हो जो मैं अभी बताता हूँ, नया आप ये कर सकते हो अगर आपने इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ रखा है तो 7 दिन क्या 2 दिन भी काफ़ी है आपको। मैं इस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है। आप ऐसा मत करो कि आप सारे चैप्टर्स ही करने चले जाओ, बट अब कोई भी 2 चैप्टर्स पकड़ के कर लो। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन और एस ब्लॉक पकड़ के कर लो। इनऑर्गेनिक का प्रिपरेशन करना काफ़ी आसान होता है एग्जाम के लिए। मैं भी एकदम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे किया था, आखिरी के कुछ दिनों में। तो इसमें करना क्या होता है कि बस आप एनसीईआरटी उठाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ना चालू कर दो। आप लाइन बाय लाइन पढ़ना चालू कर दो और आप साथ में क्या कर सकते हो कि शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। आपने ये लाइन पढ़ा, 4 लाइन पढ़ा, उस पर आपको दिख रहा है ये मीनिंगफुल है, वो आप लिख लिए उस शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। हर चैप्टर का आपको एकदम बहुत छोटा छोटा लिखना है, ठीक है। एक पेज को भी 2 पार्ट में बांट तो आपको 2 पेज के आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। और आपको बस रट्टा मारना, तो आपके जो नंबर आएंगे ना वो डिसाइड करेंगे आपको रट्टा मारने में कितना अच्छा होता है। अगर आप अच्छे से रट्टा मार लेते हो तो आपके वहाँ से शॉर्ट नंबर आने ही है, ठीक है, उन चैप्टर से। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये 2 चैप्टर्स मैंने आसानी से कर लिया, तो आप और भी चैप्टर कर लो। आप पी ब्लॉक के भी कुछ चैप्टर्स करके देख सकते हो। और उन्होंने बोर्ड के लिए पढ़ी है तो थोड़ी सी तो नॉलेज होगी, ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज। अगर नहीं भी है तो आप उठाओ स्क्रैच से, ठीक है। अगर आप बहुत बार होता है कि हमने पढ़ रखी है बट हम भूल जाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट ही ऐसा है, तो आप इनऑर्गेनिक कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से नंबर बना सकते हो। ये तो एक। दूसरा मैं ये बता सकता हूँ कि आप कुछ चैप्टर्स को देख सकते हो। लाइक बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं, कम एफर्ट में हो जाता है, लेकिन तभी देखो जब आपके पास टाइम हो और आपको लग रहा है कि हाँ मतलब कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा खुद प्रेशर देख के नहीं कि मेरे को ज़बरदस्ती ये करना ही है, ठीक है। तो ऐसा है कि इसमें केमिस्ट्री में आप ये पॉलीमर देख सकते हो, बायोमोलिक्यूल देख सकते हो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। फिजिक्स के अंदर आप सेमीकंडक्टर देख सकते हो, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एनसीईआरटी से पढ़ना है या फिर यूट्यूब पे वन शॉट फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस इसमें फार्मूला से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये सब में, ठीक है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें तो 4 फार्मूले ही हैं, जो क्वेश्चन है उसी से आने वाले हैं, ठीक है। आप केमिस्ट्री के लिए बता दिया, फिजिक्स के लिए बता दिया। मैथ्स ऐसा है ना कि लाइक ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट चैप्टर है छोटा सा पढ़ लो आ जाएगा। पहले मैथमेटिकल रीजनिंग हुआ करता था बट अब नहीं है, हटा दिया गया है उसको। तो ऐसा कि उसमें आप ऐसा कर सकते हो मैथ्स में कि आप कुछ चैप्टर्स अगर आपको बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि आप सीक्वेंस एंड सीरीज देख सकते हो। उसमें AP, GP, HP बेसिक फार्मूले देख लो, आपको डेप्थ तक नहीं जाना, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उतने डेप्थ तक नहीं जाना, स्टार्टिंग का आप देख लो, AM, GM ये सारी चीज़ें देख लो, ठीक है। ये हुआ एक चीज़। दूसरा आप कर सकते हो मैथ्स में प्रोबेबिलिटी देख सकते हो, बिकॉज अपन 10 तक प्रोबेबिलिटी से काफ़ी फैमिलियर होते हैं बचपन से, तो उसमें कुछ और है, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ये सब है। बस फार्मूला बेस, फार्मूले देख लो, 1-2 सॉल्व एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। अगर वैसे देखे हुए क्वेश्चन आपके आते हैं, लक अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। फिर तो ऐसे भी उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी तो जो आ रही है उन्हें बोनस ही मिल रही है। एग्जैक्टली। तो आप मैथ्स में ये देख लो, ठीक है। बाकी वैसा नहीं मुझे कोई चैप्टर ध्यान में आ रहा है कि जो है कि आप, बिकॉज मैथ्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, तो ऐसा नहीं हो कि आप एक दिन में मैथ्स पढ़ के। ओके, सो अब इनकी बात करते हैं जो बोर्ड में अच्छी पढ़ाई करी है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना ध्यान नहीं दिया जिन्होंने। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उन्हें उस चीज़ का एक्सपोजर नहीं है बेसिकली, बट वो बोर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और वो मतलब काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में। तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक तो देखो कॉमन स्ट्रैटेजी है भाई, PYQ तो सॉल्व करना ही करना है। लास्ट के टाइम में आपको जानना ही है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और बस यही जानने के लिए नहीं, आपको क्या करना है। अब देखो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आने वाले जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए भी ये चीज़ क्या करना है उन्हें कि आपको टाइमर के साथ PYQ सॉल्व करनी है, ठीक है। वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अब एक सेकेंड देखो, टाइमर PYQ सॉल्व करने से भी एक स्टेप पहले उन्हें एक पिछले साल का PYQ खोलना है, ठीक है। उसके बाद उन्हें क्या देखना है कि कौन कौन से वो टॉपिक से बन रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक है कि भाई ये टॉपिक देखते ही अरे भाई ये तो आसान है, ये तो हो ही जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये टॉपिक मेरा बहुत मस्त है। हाँ, क्योंकि बोर्ड की तो उन्होंने पढ़ाई करी है। हाँ, और ऐसा और वेब जी का लेवल ठीक ही रहता है, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। मेंस के कंपेरेबल या मेंस से थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है। मेंस में लेवल अच्छे रहते हैं,
अब मेन से थोड़ा सा यहाँ पे लेवल कम रहता है, बट आपको स्पीड काफ़ी दिखानी पड़ती है, क्योंकि मेन में आपको 25 क्वेश्चन ही रहता है, बट यहाँ के मैथ में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, 75 क्वेश्चन शायद रहते हैं। सही बात। तो आपको यहाँ पे स्पीड का पूरा गेम है, तो आपको मतलब लेवल उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पे देखना क्या कि अरे ये चैप्टर्स के क्वेश्चन है जो श्योर शॉर्ट बन ही रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको ये दिखेगा कि भाई ये जानता तो हूँ बट ध्यान में नहीं आ रहा है क्या है फॉर्मूले क्या चीज़, और एक है कि भाई ये मेरे को आता ही नहीं है। अब देखो जो तेरे को नहीं आता है उस केस में मैंने जो अभी पिछले कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर्स की लिस्ट बताई थी, वो अगर नहीं आता है तो वो कर सकते हो, अगर आपके पास समय जो मैंने बताई थी कि बेसिक्स है ये कर सकते हो, सेमीकंडक्टर्स हो गया, EM वेव्स हो गया, आपका पॉलीमर वगैरह जो मैंने बताया था, ये हो गया कि जो नहीं आता है उसमें से अगर ये सब चैप्टर्स है तो अगर आपके पास समय है तो आप कर लो, ठीक है। और एक चीज़ और कि आपको जो लग रहा है ये तो श्योर शॉर्ट है, ठीक है, उस पर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो तो आपसे बनना ही चाहिए। जो दिख रहा है कि हाँ यार मैं फार्मूला मिस कर रहा हूँ, सेम वही चीज़ वन शॉट देखो उस चीज़ का, या फिर आपके पास अगर नोट्स होंगे बोर्ड्स वाले फार्मूला रिवाइज करो, उसके सॉल्व एग्जाम्पल देखो और उस पर थोड़ी अपनी ग्रिप अच्छी करने की कोशिश करो, ठीक है। ये हो गया, तो आपका एक तरह से आपको जो आता है आप उसमें स्ट्रांग बन चुके हो। तो अब आपको करना क्या है कि टाइमर के साथ PYQ सॉल्व करना है। ऑनलाइन एग्जाम्स में तो क्या होता है कि आप टिक कर रहे हो, बट ये अभी भी पेन पेपर मोड में होता है, तो आपको OMR फिल करनी होगी। तो आपको OMR फिल करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, साथ में आप क्वेश्चंस, और उसमें टाइम भी जाता है, ठीक है, और उसमें आपको गलतियां भी होती है, कुछ बच्चे गलती भी करते हैं। एग्जैक्टली कुछ करते हैं कि 25 नंबर का क्वेश्चन है वो 24 में भर लिए या 26 में भर लिए, ठीक है। OMR से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चीज़ है जो बहुत बच्चे करते हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो आपको बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है, वो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। तो मैं बता रहा था कि आपको ये चीज़ हुआ कि इसमें आपको जो पेपर है अगर 2 घंटे का है तो उसमें क्या है कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे प्लस OMR भी फिल करोगे, टाइम जाएगा, तो आपको उस चीज़ की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप 2 घंटे का टाइमर लगाओ, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ और सीधा बिल्कुल एक रूम में खुद को बंद करो, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो टाइमर के साथ, कोई ब्रेक कुछ नहीं, जस्ट लाइक यूर रियल एग्जामिनेशन सिचुएशन, बिल्कुल उस तरह से यही करो बेसिकली। और आप एक चीज़ और कर सकते हो कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि JEE मेन के क्वेश्चन ना डायरेक्टली हूबहू उठ के आ जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली सोचो तो अभी का जो पेपर होगा मे बी 1 महीने पहले बना होगा, तो हो सकता है ना अप्रैल वाला मेंस अटेम्प्ट तो नहीं, लेकिन हो सकता है, मैंने देखा है ये चीज़ कि हो सकता है जो जनवरी वाला मेंस के क्वेश्चन है 1-2 उठा के डायरेक्ट डाल दे, या फिर पिछले साल से तो इतने सारे शिफ्ट होते हैं वो हर पेपर से मान लो कुछ ना कुछ उठा के डाल दे, नॉट हर पेपर, लाइक पूरे शिफ्ट से 3-4 क्वेश्चन ऐसे कॉमन आ गए। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, ऐसा देखो टाइम कैसे निकलेगा कि आपको दिन में 2 शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, दिन में डिवाइड करो टाइम, एक टाइम जो आप पढ़ाई कर रहे होगे और एक टाइम आप पेपर दे रहे होगे, ठीक है। अगर 5 दिन पे बचे तो आप 5 अलग अलग पेपर दो, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 4 दिन आपने पिछले 4 साल के PYQ सॉल्व कर लिए, एक दिन बैठे आप पुराने मेंस पेपर सॉल्व करने का उतना टाइम होगा नहीं, तो आप क्या करो, वो कोचिंग वाले प्रोवाइड करते ही हैं कि आपका पेपर है साथ में उसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप बस एक बार गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। वो सॉल्व करते करते देख लो हाँ ये क्वेश्चन है, दिमाग में कुछ हिट कर रहा है कि हाँ कैसे सॉल्व करना, बढ़िया नहीं हिट कर रहा है, और आपको ये है कि ये मेरा टॉपिक है, जो मैंने बताया था कि ये टॉपिक मुझे आता है, उसके क्वेश्चंस बेसिकली कि मतलब ये हाँ दिख रहा है बट समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व किया, तो सॉल्यूशन देख लो कैसे, अगर हो सकता है कि उस तरह के क्वेश्चन भी उठ के आ जाए तो आप सॉल्व कर लो। तो ये भी एक चीज़ हो गई इन तरह के स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको बेसिकली इतना ही करना है, ठीक है। तो इससे आपका स्कोर जो भी आपका अभी करंट प्रिपरेशन लेवल है उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा ही, और काफ़ी आपका नंबर बढ़ेगा, आपका स्कोर बूस्ट होगा ही। अमर भाई ने जो स्ट्रैटेजी बताई काफ़ी कन्विंसिंग, काफ़ी इफेक्टिव है, और इसकी तो काफ़ी अच्छी प्रूफ है क्योंकि इनकी काफ़ी अच्छी रैंक आ चुकी है और काफ़ी स्टूडेंट्स को इन्होंने मेंटर भी कराया। तो अब उनकी बात करते हैं जिनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है बट मेंस अच्छी नहीं गई है। तो ऐसा काफ़ी स्टूडेंट के साथ हुआ है, और आई नो पर्सनली बहुतों के साथ जिन्हें लगता था कि हाँ प्रिपरेशन अच्छी है बट अभी JEE मेंस हुआ तो उनकी अच्छी नहीं गई, और उसके वजह से हुआ क्या कि अब जो उन्होंने अल्टरनेट चूज़ कर रखा था या बैकअप चूज़ कर रखा था अब उस पर वो प्राइमरी फोकस कर रहे हैं। अभी WebG का एग्ज़ाम है, उन्होंने और काफ़ी भी फॉर्म भर रखा है, बट टॉकिंग अबाउट दिस, तो इन स्टूडेंट के लिए ठीक है वापस से वही कॉमन चीज़ PYQ तो सॉल्व करना ही है, टाइमर लगा के सॉल्व करना है, वो हमारे भरने की प्रैक्टिस करनी है, आपको 2 घंटे के टाइमर लगाना है। दूसरा, अगर आपने वो सारे चैप्टर्स नहीं कर रखे हैं जो मैंने बताया अभी, उनके लिए जिनकी उतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, वो ईजी चैप्टर जिसको करने में कम समय लगते हैं बट उनसे नंबर्स अच्छे आ जाते हैं, तो आप वो कर लो। इनऑर्गेनिक अगर आपका नहीं किया हुआ है तो आप इनऑर्गेनिक कर लो, ठीक है। 1-2 चैप्टर शुरू करो, देख रहे हो कि अगर आपको याद हो रहा है और आपका, बिकॉज ये डिपेंड करता है, लाइक मैं याद करने में लिटरली उतना अच्छा नहीं था बट जैसे तैसे करके मैंने लास्ट के डेज में करा। सिंस इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है तो प्रैक्टिस इनकी अच्छी है, एग्जाम्स अच्छी नहीं गई है, तो इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कुछ। हाँ, तो अभी हाल ही में उन्होंने JEE मेन भी दे रखा है तो इसीलिए वो याद कर ही होंगे, तो आप वापस देख लो इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक देखना बस आपको याद करना है, कुछ दिमाग तो उसमें लगाना नहीं है, और हूबहू सेम उठ के आता है NCERT से, तो अगर आप याद रहता है आपको तो वो सॉल्व हो जाएगा, तो वहाँ से नंबर आ सकते हैं, ठीक है। आपको टाइमर के साथ ये करना ही है, प्लस आपको और क्या करना है
कि आप प्रीवियस ईयर भी जेई मेन और एडवांस के आप सॉल्व कर ही रहे होगे, चूँकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो आप क्या करो कि जेई एडवांस के, डरो मत, जेई एडवांस के कुछ हार्ड नहीं बता रहा हूँ, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर आप करो 2013 से पहले वाले, ठीक है। इजी होते थे क्या पहले? हाँ 2013 से पहले वाले जो सिंगल करेक्ट एमसीक्यूज है ना, रियली इजी होते थे, मेंस के लेवल के होते हैं। और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि उठ के आया है एक तो बार, सेम टू सेम उठ के आया है, मैंने देखा है। इस वजह से बता रहा हूँ कि वहाँ से भी आते हैं, और जेई मेन के भी आप पीवाईक्यू देख लो, वहाँ से भी आते हैं, ठीक है। तो आप जो देख रहे हो अपना वेबजी का पीवाईक्यू वो तो सॉल्व कर ही रहे हो, प्लस गो थ्रू, क्योंकि आपने सॉल्व कर रखा है। अगर सॉल्व कर रखा है तो आप एक बार वो सारे से भी गो थ्रू हो लो, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन उठ के आ जाता है, अगर नहीं सॉल्व कर रखा है तो ठीक है, ज़्यादा नया करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करा है आपने उस पर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, आप खुद को एनालाइज करो, जो भी गलतियाँ आ रही है वो टॉपिक्स पढ़ो, मतलब काफ़ी है, यही करो अभी, ठीक है, हो जाएगा। तो लास्टली अब हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम अच्छा जा रहा है, जिनकी वो बस एक बैकअप में फॉर्म भर रहे हैं WBJEE की। इन केस कुछ गलत होता है, अनवांटेड होता है उनके साथ, तो फिर ये बैकअप में काम करेगा। बिल्कुल, वो जो अपने कोचिंग के अच्छे बैचेस में जो काफ़ी अच्छे स्कोर कर रहे हैं, अभी जेई मेन का हालिया जो जेई मेन था उसमें भी काफ़ी अच्छे स्कोर आए हैं, और जेई एडवांस के लिए भी काफ़ी अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है। बट ठीक है, उन्होंने फॉर्म भर रखा है तो वो भी एग्जाम दे देना है। तो वो है कि उन्होंने कुछ वेबजी के लिए अलग से टारगेट करा नहीं है, बस वो फ्लो में फॉर्म भर दिए, तो वो देखते हैं कि लास्ट कुछ देर में कुछ ऐसा कर लूँ जो उस एग्ज़ाम से ओरिएंटेड मेरा ये हो जाए, क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन हो जाए। तो उसके लिए आपको देखो, उस स्टूडेंट के लिए सबसे पहले बोलूँगा ना कि आप कोचिंग के नोट्स उठाओ, उसको ना रिवाइज कर लो। हम मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पैराबोला के 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए ना, मेरे नोट्स से उठ के डायरेक्ट आ गए। मतलब हर सब्जेक्ट में ऐसा हुआ कि मेरे नोट्स से उठ के डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो बहुत हाई चांसेस हो गए कि आपके भी नोट्स से उठ के आप अच्छी कोचिंग में हो। सिंस ये टॉप बैचेज में होते हैं तो इन्हें तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कॉन्सेप्ट वाइज तो यहाँ पे ये पीछे रहने वाले नहीं है, इनको बस स्पीड की ये मतलब नहीं, स्पीड इंक्रीज करने की तैयारी करनी है। बस आप नोट्स रिवाइज कर लो, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कॉन्सेप्ट वाइज आप कभी पीछे रहोगे वहाँ पे। नोट्स देख लो, नोट्स क्वेश्चन हुबहू उठ के आ जाएंगे। पीवाईक्यू देख लो, बस वही टाइम लगा के आप पीवाईक्यू कर लो, बाकी रिलैक्स रहो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही, हाँ ये चीज़ ध्यान रखो कि टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है इन द स्पीड, इन द सेंस कि आपको स्पीड कैसे इंक्रीज करना है, उसके लिए आप बार बार पेपर दो, हो जाएगा। बाकी मतलब जनरली स्टूडेंट्स की रैंक काफ़ी अच्छी आई जाती है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। ओके, सो अमन भाई आप ये बता दो कि पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी कुछ बताने वाले थे, वो भी बता दो थोड़ी। पेपर अटेम्प्टिंग के लिए देखो, जिनकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, आप बस जाओ, देखो जो चैप्टर हमने कर रखे हैं उसके क्वेश्चंस ढूंढो और करो, ठीक है। जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी ये होगी। देखो सबसे 1-2 चीज़, ईगो पे मत लेना क्वेश्चंस को। हर एग्जाम में ये बात बोली जाती है कि ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा मैंने नोट करा है कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि उनका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट से मत स्टार्ट करना, भले उनमें निगेटिव ना हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि उस पर थोड़ा सा टाइम चला जाता है, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है क्या ये भी सही है, क्या ये भी सही है, ये भी सही है। तो इससे बढ़िया आप क्या करो, जो सिंगल करेक्ट हो 2 नंबर वाले आप उससे स्टार्ट करो, फिर आप 1 नंबर पे जाओ, और फिर आप उस पर वापस आ जाओ जो मल्टीपल करेक्ट वाले हो। तो ये देखो, मैथ्स में तो आपको जेईई में जैसा है नहीं कि सब्जेक्ट स्विच करना है, एक ही सब्जेक्ट, तो उस हिसाब से कर लो, ठीक है। मैथ्स का मैं बता रहा हूँ कि आप ये देख लो 2 नंबर से स्टार्ट करो। देखो इसके अंदर एक और स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप 2 नंबर वाले में स्टार्ट किए, ये आपको इजी दिख रहा है, तो इजी करते हुए आप पहले इजी कर लो, फिर मीडियम कर लो, फिर हार्ड कर लो। या फिर बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, मेरा ऐसा था कि मैं इजी मीडियम एक गो में करूँगा, और जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ देना, और हार्ड वाला लास्ट में करूँगा, ठीक है। लेकिन देखो स्ट्रैटेजी में एक चीज़ तो है कि सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते। आपको जो मैंने बोला कि अभी जो पीवाईक्यू सॉल्व करने टाइम में लगा के साथ, उसी में आपको एक्सपेरिमेंट करना है स्ट्रैटेजी के साथ, कि मैं ट्राई करता हूँ कि ईजी मीडियम एक साथ करके देखूँ क्या हो पा रहा है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो लाइन बाय लाइन बना दे, पहले 1 करें, फिर 2 करें, 3 करें। आप एक बार करके देखो कि कौन सा आपको इफेक्टिव लग रहा है, किस में लग रहा है कि आपके पास ज़्यादा टाइम बच रहा है, क्योंकि आपके लिए वही सही होगा जिसमें आप कंफर्टेबल हो, सही बात है कि नहीं। तो ये हो गया पेपर अटेम्प्टिंग के। अब फिजिक्स केमिस्ट्री की बात है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जनरली लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वो रट्टे वाला पार्ट भी है, उसमें इनऑर्गेनिक भी है, तो आप कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स से स्टार्ट करो, पर्सनली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो, अगर है कि मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन रही है, मैं आपसे पूछ लूँ, तो अगर मेरी पूछ लो तो मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करता था, तो आप केमिस्ट्री से स्टार्ट कर दो। देखो इसमें भी है 2 चीज़, एक कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, और दूसरी है
कि सीक्वेंस वाइज करें या फिर इजी मीडियम हार्ड करें। तो आप एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है। अब ट्राई करके देख लो कि देखो इजी मीडियम हार्ड ये 3 अलग स्टेज में दिक्कत क्या होता है, बहुत बार हम पहचान नहीं पाते भाई क्वेश्चन इजी है कि मीडियम है। तो एक उसमें ही लग जाता है। हाँ, तो एक काम करो कि देखो कि ये लग रहा है मेरे से बन पाएगा तो बनाओ, और ये लग रहा है कि हार्ड है इसमें सोचना पड़ेगा तो इसको स्किप मार दो, क्योंकि ये एग्जाम में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम सोचे हर क्वेश्चन के पीछे। जो दिख रहा है उसको करते जाओ और फिर नेक्स्ट राउंड में आओ कि जो नहीं हुआ है वो करते जाओ, ठीक है। और भाई आपने वो बताया था कि एक OMR में क्या गलती नहीं करनी है। OMR में एक तो देखो OMR भरने का भी एक स्ट्रैटेजी होता है। बहुत लोग ऐसा क्या करते हैं कि एंड में OMR भरते हैं, तो भाई एंड में मत OMR भरना। आप हर 30 मिनट्स या हर 40 मिनट्स में, या फिर आप एक सेक्शन कंप्लीट कर रहे हो तो आप तब OMR भरो, या फिर जनरली हर 30 मिनट में आधे घंटे में भर लो तो आप 4 बार में OMR भर रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप गलती से भी बचोगे। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन कर लिया एंड में OMR भर रहे और आपका टाइम खत्म हो गया, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। दूसरा एक जो गलती करते हैं, लाइक हमारे कोचिंग डेज में कुछ लोग क्या करते थे कि मान लो आप क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर B है, ठीक है, और आपने क्या किया कि वो 29 में लगा दिया। तो बहुत लोग क्या करते थे उससे बचने के लिए कि वो ना OMR में वहाँ से पेन से होल कर देते, हाँ होल कर देते थे वहाँ पे। मान लो B लगाते तो वो B से ना पेन से होल कर देते थे ताकि मशीन उसको ना ले पाए। बट ऐसे केस में क्या होता है, ये सारे एग्जाम्स में वो OMR रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन में गलती कर रखी है तो रहने दो, आप उसको गलती में ही छोड़ दो, या फिर आप क्या कर दो कि आप B कर रखे हो ना तो आपने B के साथ D को भी सर्कल कर दो। तो वो क्या देखेगा, अरे 2 हो गया, तो मे बी वो क्वेश्चन को छोड़ दे, मार्किंग ना करे या फिर गलत करे, ठीक है। वो जैसे उनका देखने का तरीका है, मतलब जैसे उनके चेकिंग स्कीम है। बट ये मत करना कि OMR को फाड़ दिए या कुछ, मतलब डैमेज मत करना प्लीज। हाँ, डैमेज मत करना बेसिकली शीट को, नहीं तो आपका वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो शीट ही आपकी कैंसिल हो सकती है, हो सकता है आपका रिजल्ट ही ना आए, ठीक है। तो ये मत करना। बाकी OMR भरने में थोड़ा, जब आप फिजिकली ये दे रहे हो, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ट्राई करो कि OMR शीट मार्केट से खरीद लो, वो बंडल एक खरीद लो और उसी पे दो, हाँ, ताकि उसी पे आपकी प्रैक्टिस होते रहे। तो थैंक यू सो मच अमन भाई, आपने जो स्ट्रैटेजी बताई है बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये काफ़ी जेन्युइन लगा। जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये काफ़ी अच्छे तरीके से एक पैटर्न, मतलब एक क्लासीफाई हो गया सब बच्चों के लिए। तो आई थिंक हर तरह के बच्चे इसे देख सकते हैं और हर तरह के बच्चे के लिए ये इफेक्टिव होगा। थैंक यू सो मच। वेरी वेलकम कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे लिए भी काफ़ी खुशी की बात रही कि जो मैंने स्ट्रैटेजी दिया बच्चे फॉलो करें, उन्हें पसंद करें और वो इम्प्लीमेंट करें और उनके लिए काम करें, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। चलो, थैंक यू सो मच। अरे जरूर बच्चे फॉलो करेंगे और उनकी अच्छी रैंक भी आएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से शांत स्वभाव से एग्जाम दें और अच्छी रैंक लाएं। गाइस, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे भी पॉडकास्ट लाते रहेंगे इस चैनल पर। ये चैनल फिलहाल WBJEE के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आगे हम लोग WBJEE से मिलने वाले सारे अच्छे कॉलेजेस के रिव्यूज़ एंड काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बहुत ही जल्द इस चैनल पे लाने वाले हैं। और अगर आपको अमन भाई के साथ WBJEE 2024 के पहले 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो कमेंट में बताइए और हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो तहे दिल से धन्यवाद। तो यार, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that we can provide you with best content ever.